चलो शुरू करते हैं। पाठ 8वां है, ठीक है। कक्षा 11 में पाठ का 8वां क्या है ये? वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन, ठीक है। और क्या है इसकी संरचना, ठीक। देखो दो शब्द हैं, एक शब्द हो गया संगठन और दूसरा शब्द हो गया संरचना, ठीक है। तो संगठन क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि वायुमंडल में जो वायुमंडल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो उसको संगठन बोलते हैं। जैसे घर पे कोई चीज़ बनाओ, मान लो झूमर बना रही हूँ, ठीक है, या कोई भी चीज़, जैसे अभी दिवाली का समय था तो रंगोली बनाए, तो रंगोली जो बनाए वो तो बन गया, और रंगोली को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? जो भी रंग चाहिए, गुलाल चाहिए, जो भी चाहिए। तो जो जो चीज़ें हैं जिनसे मिलकर बना है, जो मिलकर बना है उसको क्या बोलेंगे? इसका संगठन, जिससे जिससे मिलकर बना है, ठीक है। रंग, गुलाल, अबीर जो भी है उससे मिलकर बना है तो हो गया उसका संगठन। और किस परत के बाद या किसके बाद क्या चीज़ डाला जाएगा वह उसकी संरचना हो गई। जैसे मान लो ये 4 भागों में है, यहाँ लाल रंग डाले, यहाँ काला रंग डाले, यहाँ पीला डाले, ठीक है, काला हो गया, यहाँ पीला हो गया, तो ये क्या हो गई? उसकी संरचना हो गई, ठीक। तो ऐसे ही वायुमंडल भी कई चीज़ों से मिलकर बना है, तो जिनसे मिलकर बना है उसी को हम उसको कहेंगे उसका संगठन, उसको संगठक कहेंगे, या वही उसका संगठन होगा, ठीक है। तो संगठन में क्या क्या आ जाएगा? जिनसे मिलकर वायुमंडल बना है। तो वायुमंडल क्या है? तो जो पृथ्वी के चारों ओर वायु पाई जाती है वही उसको वायुमंडल कहते हैं, ठीक। यानी कि ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर कुछ वायु का एक परत पाई जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब ये वायुमंडल मिलकर किससे किससे बना है? तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है मोटे तौर पर, ठीक है, ठीक है। कौन कौन से? पहला हो गया गैस, यानी कि जो हवा है उसमें कुछ गैसें पाई जाती हैं, ठीक। दूसरा हो गया जलवाष्प, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया? धूल कण, धूल के कण, ठीक। 3 चीज़ें हो गई, गैस हो गया, जलवाष्प हो गया और धूल के कण हो गए, ठीक। ये 3 चीज़ों से मिलकर ही पूरे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। अब इनमें जो है धूल कणों का कुछ अपना महत्व है और गैसों का कुछ अपना महत्व है, ठीक है। तो उसी को हम जो है देखेंगे कि किसका क्या क्या महत्व है, ठीक। अब देखो संगठन में या संगठक तत्व जो है इसी को संगठन बोल देंगे, ठीक है। संगठन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? गैस, ठीक है। और इन गैसों की मात्रा को याद रखना है क्योंकि ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं। और इन गैसों का क्या क्या महत्व है इसको भी यहीं पे देख लिया जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है उसको क्या कहेंगे? नाइट्रोजन। और दूसरी जो अधिक गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन। और तीसरी जो अधिक गैस पाई जाती है वो आर्गन। और चौथी जो अधिक गैस पाई जाती है वह कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 4 का नाम तो निश्चित रूप से याद रहना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी गैसें हैं और अंतिम में सबसे कम जो पाया जाता है वो है हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे अधिक जो नाइट्रोजन पाया जाता है ये लगभग 78.8%, ठीक है, ये प्रतिशत में है। और ऑक्सीजन लगभग 20.2%, ठीक। यानी कि ऊपर की दोनों गैसें मिलाकर 99% हो गई कि नहीं? जोड़ दिया जाएगा इनको तो 99% ही हो गए। बाकी 1% में सभी गैसें हैं, ठीक है। उसमें सबसे अधिक मात्रा में देखो
अगर क्वेश्चन आसान पूछेगा तो पूछेगा वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, ऑप्शन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये देगा, ठीक है। अगर कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो ऊपर का 2 हटा देगा, यहाँ से शुरू करेगा, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, हाइड्रोजन, ऐसा ऑप्शन देगा, ठीक है। तो 4 का तो कम से कम याद रखना चाहिए, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ भी चुका है, तो ये हो गया 0.93%, ठीक है। कौन सी गैस हो गई, आर्गन, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, 0.03%, ठीक है। 0.3% हो गया ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। 0.036 कहीं मिलेगा, कहीं कहीं 0.3 बस मिलेगा 2 अंक तक, ठीक है। समझ में आया? यानी कि वायुमंडल में जो संगठन है वो 3 चीज़ों का है, अभी को बताए हैं। एक हो गया गैस, दूसरा हो गया धूल कण, और तीसरा क्या हो गया, जलवाष्प, ठीक है। हो गया ना। तो अभी हम गैसों के बारे में पढ़े कि ये गैसें इतनी इतनी मात्रा में हैं। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये भारी गैसें हैं, तो यह वायुमंडल की सतह में निचले स्तर पर पाई जाएंगी कि ऊपर पाई जाएंगी, नीचे पाई जाएंगी। समझ में आया? तो यानी कि इस प्रकार की गैसें जो है निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब सबका महत्व भी देख लो, जैसे ये क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से आग जो है मान लो कहीं लग गई है तो वह आग बुझाने में सहायक है नाइट्रोजन, ठीक। और अगर आग को नहीं लग रही है तो वहाँ ऑक्सीजन डालेंगे, ऑक्सीजन आग को जलने में सहायक है और नाइट्रोजन आग को बुझाने में सहायक है। पेड़ पौधे वनस्पतियों में जो अमोनियम अम्ल जो अमोनिया बनता है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन की विशेष महत्व है। पेड़ पौधे को जो वृद्धि एवं विकास होता है उसमें नाइट्रोजन की विशेष महत्व है, जो वृद्धि विकास हो रहा है। लेकिन पेड़ पौधे जो श्वसन करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, वो कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया गया होगा, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है, ठीक। अब आर्गन क्या है, ये एक प्रकार की निष्क्रिय गैस है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सी गैसों में महत्वपूर्ण है। आज सिर्फ गैसें ही रहने देते हैं, विस्तार से इसको पढ़ लेते हैं गैसों के बारे में। अब देखिए ऑक्सीजन का क्या महत्व है, मनुष्य के श्वसन में महत्व है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो किसके लिए नुकसानदायक है, मनुष्यों के लिए। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड का विशेष महत्व है। और एक और गैस होती है ओजोन। तो ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 गैसों को हम विशेष रूप से पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है तो इसको पढ़ लेते हैं, जो भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए ओजोन कहाँ पाई जाती है, ये धरातल के पास नहीं पाया जाता है, धरातल से कुछ ऊंचाई पर पाया जाता है। कहीं मिलेगा 10 से 50 किलोमीटर, कहीं 15 से 50 किलोमीटर। तो अभी हम आगे पढ़ाएंगे जब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जब उसकी संरचना पढ़ाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि यह क्षोभ मंडल में नहीं पाया जाता है, यानी कि धरातल के पास ओजोन नहीं पाया जाता है। अगर धरातल के पास ओजोन पाया जाएगा, ध्यान से सुनना, धरातल के पास ओजोन पाया जाएगा तो ओजोन एक जहरीली गैस है, सांस लेंगे और मृत्यु हो जाएगी। समझ में आया? लेकिन अगर यही ओजोन वायुमंडल में 10-20 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है तो यह मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी है, और बहुत नज़दीक पाई जाने लगेगी तो हानिकारक है। यानी जहरीली गैस है लेकिन इसका भी कुछ लाभ है। तो क्या लाभ है? यह सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे जिसको बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रे या पराबैंगनी किरणें, इनको यह रोक लेती है। और यह किरणें ऐसी होती है जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती, ताप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। या मनुष्य के लिए या कोई भी जीवित पशु पक्षी है उनके लिए हानिकारक होगा। अगर ये पराबैंगनी किरणें शरीर पर आके लगती हैं तो इससे कैंसर हो जाएगा, ठीक है, मोतियाबिंद हो जाएगा। आँख पे पड़ेगी तो आँख खराब हो जाएगी, चमड़े पे बनेगी तो चमड़े का कैंसर हो जाएगा,
तो ये ओजोन गैस इस पराबैंगनी किरण को रोक लेती है, तो छन्नी की तरह काम कर रही है कि नहीं, समझ में आया? यह फिल्टर की तरह काम कर रहा है और इसी की वजह से पराबैंगनी किरणें नहीं आ पाती और पृथ्वी पर जीवन आसानी से चलता है। इसलिए यह ओजोन गैस महत्वपूर्ण हुई कि नहीं हुआ? अब देखो, यही ओजोन गैस 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक बहुत सघन मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि बहुत कितना, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में बहुत घनी है, तो इसे बोलते हैं ओजोन मंडल। क्या बोलेंगे? ओजोन मंडल, यानी ओजोन की पेटी है, पूरा एकदम बेल्ट की तरह बहुत घना हो जा रहा है, तो यह ओजोन मंडल हो जाएगा, ठीक। और देखो, ओजोन गैस का ये हो गया। अब ओजोन गैस कहीं कहीं कुछ समस्याएं हैं, वो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पर्यावरण वाले में जब आएंगे तो ओजोन गैस कैसे बनती है और कैसे समाप्त होती है और उससे क्या क्या नुकसान फायदा हो रहा है, वो आगे और विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ इतना रहने देते हैं। दूसरी जो गैस है वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 और O2 में एक और O जोड़ देंगे तो ओजोन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ महत्व हैं। पहला, प्रकाश संश्लेषण में ही महत्व है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन हम प्रकाश संश्लेषण वाला महत्व अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको पर्यावरण वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए, दूसरा महत्व क्या है? यह जो है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, यह ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। ग्रीन हाउस गैस, तो ये क्या करती है? पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक है, ठीक। अब देखो, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है ये बताए हैं ना, सबसे अधिक जो है सूर्य का ताप कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, सूर्य का ताप घटने लगता है। और मान लो विषुवत वृत्त के पास, जहाँ पर सूर्य का तापमान बहुत कम हो जा रहा है, ठंड के समय में और कम हो जाएगा, तो यहाँ फसल और सब्जियों को उगाने के लिए क्या करते हैं? जैसे अपने ही वहाँ देखो, ठंड के समय में सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में और कम हो जाता है। तो यहाँ सब्जियों को उगाने के लिए क्या करेंगे? घर बनाएंगे शीशे का, ठीक है, शीशे का घर बनाएंगे और इसमें सब्जी उगाएंगे, ठीक है। शीशे का घर बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि सूर्य की किरणें तो अंदर आएंगी, सूर्य की किरणें अंदर आएंगी, लेकिन बाहर जाने में यह इसको रोकता है, ठीक है। बाहर जब जाना चाहेगी तो इसको रोकेगा, तो गर्मी बनी रहेगी कि नहीं, और इसकी वजह से ये सब्जियां हरी भरी रहेंगी, तो ये घर देखने में हरा दिखेगा कि नहीं, एकदम ग्रीन, हरा भरा, ठीक है। तो इसी को जो है, यही ग्रीन हाउस को, जैसे ये शीशे का कांच जो है जो काम कर रहा है, गर्मी को रोक रहा है ना, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है और सूर्य से आने वाली किरणों को तो आने देती है, क्योंकि वह लघु तरंगे होती हैं। रुको, फिर से और विस्तार से दिखाते हैं। सूर्य से जो किरणें आती हैं, मान लो ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल है, ठीक है। अब सूर्य से किरण आ रही है, ध्यान से सुनो, सूर्य से किरण आ रही है तो वह लघु तरंगों के रूप में आ रही है, ठीक, लघु तरंगों के रूप में आ रही है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रोकती आने में, पृथ्वी पर आ जाती है। दिन भर इस पर पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, पृथ्वी गर्म हो जाएगी नहीं। और रात के समय में जब रात हो गया तो फिर पृथ्वी ठंडी होगी, जो दिन भर गर्मी पाया था वो गर्मी निकलेगी कि नहीं, और जब गर्मी निकलेगी तो वह दीर्घ तरंगों के रूप में होगी। ये कैसी तरंगे हैं? लघु, और अब जो निकल रही हैं वो कैसी तरंगे होंगी? दीर्घ तरंगे, ठीक है।
लघु तरंगों के रूप में आया तो कार्बन डाइऑक्साइड ने आने दिया, और जब वापस जा रहा है तो वह कैसे जा रहा है, दीर्घ तरंगों के रूप में। तो दीर्घ तरंगों के रूप में जब जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको जाने में बाधित करता है, जैसे ये शीशे वाले घर का शीशा बाधित कर रहा था, कांच बाधित कर रहा था। ठीक है, इससे गर्मी क्या होगी, पृथ्वी की गर्मी इसी वायुमंडल के अंदर रह जाएगी कि नहीं। सूर्य की गर्मी जो पृथ्वी से वापस जा रही थी वह इसी सूर्य पृथ्वी के चारों ओर रह जाएगी, रह जाएगी नहीं। इसकी वजह से वायुमंडल गर्म महसूस होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो अब ये क्या हो गया, एक तरह से कंबल का काम कर रहा है कि नहीं। कंबल क्या होता है, कंबल की जो गर्मी होती है वो कहाँ से आती है, हमारे शरीर से आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गर्मी रोक रहा है वो कहाँ की गर्मी है, पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी तो रोक रहा है, कंबल की तरह काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन अगर मान लो तुम एक कंबल ओढ़े, 2 कंबल और 10 कंबल उड़ा दिया जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी नहीं, बढ़ेगी, तो पता चला निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो किसी जीवित पदार्थों से बने हुए जैसे कोयला, पेट्रोल इत्यादि हैं, उनको जलाने से इसमें कार्बन होता है। जो भी जीवित पदार्थ होते हैं उसमें कहीं न कहीं कार्बन होता है। अब इस कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो ये बन जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जीवाश्म ईंधनों को पेट्रोल, कोयला, डीजल इत्यादि जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है कि नहीं। तो पृथ्वी की गर्मी भी बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी। इसी जो बढ़ रहा है इसी को ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। वैश्विक तापन, ताप का मतलब समझ गए, वैश्विक का मतलब पूरे विश्व का, तापन का मतलब गर्मी बढ़ना। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व गर्म हो रहा है। तो विश्व किसके कारण गर्म हो रहा है, जीवाश्म ईंधनों के जलाने से हो रहा है कि नहीं। अब मान लो क्वेश्चन आ गया ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो लिख लोगे मोटा मोटी कि नहीं, बाद में हम विस्तार से, और भी कारण हैं। इसका एक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो CO2 का बढ़ना है। और CO2 क्यों बढ़ रहा है, CO2 क्यों बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके जलाने से, जीवाश्म ईंधनों के जलाने से। समझ में आया। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के इसमें से कौन से उपाय हो सकते हैं, इसका उपाय क्या हो सकता है, इसका उपाय क्या, जो कारण है उसी समाप्त कर दो। उपाय कितनी बार पढ़ाए हैं कि लिखना, हाँ, तो किसको क्या, इसको कम जलाएंगे, इसकी जगह पे क्या करेंगे, सोलर बैटरी लगा लेंगे। सोलर ऊर्जा है, उसमें थोड़ी ना जीवाश्म निकल रहा है, तो इसको कम जलाएंगे तो हो गया। समझ में आया, आ रहा है कि नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये गैसों के बारे में हो गया। कल का क्वेश्चन नोट करो, ग्लोबल वार्मिंग, कल का क्वेश्चन नोट करो। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से पृथ्वी को गर्म रखने में सहायक है, सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र सहित वर्णन करना। ठीक है, चलो आज रहने देते हैं इतना।